वह रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का उस्ताद अपने परिवार के इलाज के लिए खुद को बेचने का फैसला करता है। इसलिए मैंने उसे खरीदने के लिए 50 युआन की भारी रकम खर्च की और वादा किया कि जब तक वह मेरी प्रेमिका बनेगी, मैं उसके परिवार का मेडिकल खर्च उठाने में मदद करूंगा। इस तरह वह गरीब उस्ताद अपमान सहते हुए 4 साल तक मेरे साथ रही। अचानक एक दिन मेरा परिवार दिवालिया हो गया। ब्रेकअप के वक्त भी वह वैसी ही ठंडी और उदासीन बनी रही। उसने मुझे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। कर्ज चुकाने के लिए मैं एक अमीर घराने के लड़के से सीधे केटीवी में प्लेटें उठाने वाला वेटर बन गया। हालांकि आज मैंने उस उस्ताद को फिर से देखा। इतने सालों के स्नातक होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से दोबारा मिलेंगे, और वह भी यांग बानशिया के रूप में। फल की प्लेट परोसते समय मैंने अपना सिर झुका लिया, इस डर से कि वह मेरा चेहरा न देख ले। स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का जू हाओरान उसके बगल में बैठा था। वे दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कोई आदर्श जोड़ा हो। वेटर, जरा संतरे काट दो। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ले और संतरे को टुकड़ों में काटने लगा। बहुत समय पहले, जब मुझे संतरे खाना बहुत पसंद था, यांग बानशिया हमेशा उन्हें मेरे लिए काट कर देती थी। उसकी चाकू चलाने की कला बहुत अच्छी थी। वह हर टुकड़े को बिल्कुल बराबर आकार में काट सकती थी। उस समय मुझे लगता था कि वह मुझसे प्यार करती है। बाद में मुझे समझ आया कि वह सिर्फ उसकी एक आदत थी। जब वह संतरे काटती थी, तो वह दुनिया की हर चीज के बारे में सोच सकती थी, सिवाय मेरे। 4 साल से न मिलना ऐसा लगा जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। न जाने कैसे मेहमानों के बीच कॉलेज के दिनों के प्यार की बातें होने लगीं। किसी ने कहा, सुना है कि यांग जोंग, मैडम यांग का कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह 4 साल तक रहीं। कितना अच्छा है न? 4 साल यानी कॉलेज का पूरा एक दौर। मेरा हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। यांग बानशिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और नहीं बात को आगे बढ़ाया। वह व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया और उसने बात बदल दी। 4 साल तक साथ रहे तो भूलना बहुत मुश्किल होगा ना? वहाँ एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। न जाने कितना समय बीता, यांग बानशिया हल्के से मुस्कुरा। यांग बानशिया के पास पैसों की बहुत कमी थी। यहाँ तक कि गरीब छात्रों को मिलने वाली मदद का हिस्सा भी काउंसलर ने अपने किसी जानकार को दे दिया था। इसलिए एक बार शाम की क्लास के बाद मैंने भेड़िए की तरह उसका हाथ पकड़ लिया। यांग बानशिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरे साथ रहो ना? मेरे पास काफी पैसे हैं। हम दोनों के खर्चे आराम से चल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानी, तो हर बार चूमने के बदले भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जाहिर है, उसने मुझे मना कर दिया। लेकिन उस समय मेरी जिंदगी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि हार मानने का क्या मतलब होता है। उसने जितनी बार मना किया, मैं उतना ही उसके पीछे पड़ा रहा। आखिरकार, जब उसे बड़ा करने वाले उसके दादाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए, तो मैंने बिना पलक झपकाए उसके सारे मेडिकल बिल चुका दिए। यांग बानशिया ने आखिरकार मेरे सामने अपना सिर झुका दिया। मुझे बेवकूफ़ों की तरह लगा कि मैंने उसकी बहुत बड़ी मदद की है। बहुत समय बाद मुझे समझ आया कि मैंने उसे पा तो लिया, लेकिन साथ ही उसे अंदर से तोड़ भी दिया। हमारे साथ आने के बाद भी वह हर दिन अपनी जीविका के लिए काम करती रही। उसने कभी मेरे पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन स्थितियां और खराब होती गईं। कॉलेज में यांग बानशिया को लेकर अफवाहें उड़ने लगीं कि वह पैसों के लिए खुद को बेचती है। क्लास के बच्चे उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और उसे गंदे नाम दिए गए। उस समय भीम अपनी ही मासूम दुनिया में जी रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वे सब सिर्फ चलते हैं। मैं अपनी ही सुख सुविधाओं की दुनिया में रहता था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यांग बानशिया अकेली कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा परिवार दिवालिया हो गया। मैंने यांग बानशिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने बस उसे बाहर बुलाया और कहा, मैं ऊब चुका हूँ। ब्रेकअप करते हैं।
बस इस तरह हम अलग हो गए। मुझे लगा कि वह उस दिन खुश होगी, क्योंकि आखिरकार वह आज़ाद हो गई थी। ब्रेकअप वाले दिन मैंने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया और अपना वेचैट अकाउंट डिलीट कर दिया। मैं दूसरे शहर में कर्ज चुकाने के लिए नौकरी करने वाली ट्रेन में बैठ गया। सिर्फ 3 महीने पहले ही यहाँ वापस आया हूँ। यांग बानशिया